India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट्स और लो कोर्ट्स तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. मध्य प्रदेश रेत माफिया द्वारा आपको बता दें कि जो पूरी तरह से अवैध काम किया जा रहा था, बताया भी जा रहा है कि पुलिस द्वारा रेत माफिया जो हैं उस पर रिपोर्टिंग के दौरान कथित मारपीट के खिलाफ दो पत्रकारों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और पत्रकारों ने अपनी याचिका में पुलिस की कथित बर्बरता और की स्वतंत्रता के हनन का आरोप लगाया। पत्रकारों ने आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश पुलिस ने उनके साथ मारपीट किया और उनकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। उन्होंने कहा कि पुलिस की इस कार्रवाई से उनकी जान जोखिम में पड़ गई है, उनके काम में बाधा उत्पन्न हुई है। पत्रकारों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर पुलिस की कार्रवाई की जाँच कराने और साथ ही साथ उनके अधिकारों की रक्षा करने की मांग भी की है। उन्होंने कहा कि प्रेस की स्वतंत्रता और पत्रकारों की सुरक्षा के लिए मामला महत्वपूर्ण है। जवाब में पीठ ने पूछा है कि याचिकाकर्ताओं ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का रुख क्यों नहीं किया। वित्तीय बाधाओं को रेखांकित करते हुए वकील ने जवाब दिया कि उनके जीवन को खतरे में डालने के बाद याचिकाकर्ता शरण लेने के लिए दिल्ली आए और सुरक्षा प्राप्त किए। वास्तव में उन मामलों में से एक है, उनके पास साधन नहीं है। उसने कहा कि पत्रकारों की याचिका ने एक बार फिर पत्रकारिता की स्वतंत्रता और पत्रकारों की सुरक्षा के मुद्दे को उठाया। ये मामला पत्रकारों के अधिकारों की और उनकी सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण मिसाल पेश कर सकता है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि वाद को खारिज करने और अस्थायी निषेधाज्ञा के बीच अंतर है। कोर्ट ने कहा कि वाद को खारिज करने और ऑर्डर, जी हां, आदेश ऑर्डर 7 रूल 11 सीपीसी के तहत आता है, जबकि अस्थायी निषेधाज्ञा का ऑर्डर 39 रूल 1 और 2 सीपीसी के तहत आता है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एम सुंदरेश की पीठ ने कहा है कि वाद को खारिज करने का आदेश एक अंतिम आदेश होता है, जबकि अस्थायी निषेधाज्ञा का आदेश एक अंतिम आदेश होता है। कोर्ट ने कहा है कि वाद को खारिज करने के लिए ये देखना आवश्यक है कि वाद में कोई गुण है या नहीं, जबकि अस्थायी निषेधाज्ञा के लिए देखना आवश्यक है कि वादी को अस्थायी राहत देने की आवश्यकता है या नहीं। ऑर्डर 7 रूल 11 सीपीसी के तहत कोर्ट वाद को खारिज कर सकता है अगर वाद में कोई गुण नहीं है या वादी ने वाद में आवश्यक तथ्यों का खुलासा नहीं किया है। कोर्ट ने कहा है कि वाद को खारिज करने का आदेश एक अंतिम आदेश होता है जो वादी के अधिकारों को प्रभावित कर सकता है। अस्थायी निषेधाज्ञा एक अंतरिम आदेश होता है जो कि वादी को अस्थायी राहत प्रदान करता है। कोर्ट ने कहा कि अस्थायी निषेधाज्ञा का आदेश वाद के अंतिम निर्णय पर निर्भर करता है और ये वादी के अधिकारों को अस्थायी रूप से प्रभावित कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से स्पष्ट होता है कि वाद को खारिज करने और अस्थायी निषेधाज्ञा के बीच अंतर है। कोर्ट ने कहा कि वाद को खारिज करने का आदेश एक अंतिम आदेश होता है, जबकि अस्थायी निषेधाज्ञा का आदेश एक अंतरिम आदेश होता है। ये फैसला वादों के निपटारे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और वादियों को अपने अधिकारों के लिए लड़ने में मदद करेगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि किसी छात्रा को डांटना आत्महत्या के लिए उकसाने के बराबर नहीं है। कोर्ट ने एक शिक्षक के खिलाफ आईपीसी की धारा 306 के तहत दर्ज मामले में फैसला सुनाया है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एम सुंदरेश की पीठ ने कहा है कि शिक्षक के खिलाफ लगाए गए आरोपों के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता है कि उन्होंने छात्र को आत्महत्या के लिए उकसाया था। कोर्ट ने कहा कि शिक्षक की डांट से छात्र दुख
उसको पहुंच सकता है, लेकिन यह आत्महत्या के लिए उकसाने के बराबर नहीं है। आईपीसी की धारा 306 के तहत किसी व्यक्ति को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया जा सकता है। कोर्ट ने कहा है कि इस धारा के तहत आरोप लगाने के लिए ये आवश्यक है कि आरोपी ने व्यक्ति को आत्महत्या के लिए उकसाया हो। शिक्षक के खिलाफ आरोप था कि उन्होंने छात्र को डांटा था, इससे छात्र ने आत्महत्या कर ली है। और कोर्ट ने कहा है कि आरोपों के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता है कि शिक्षक ने छात्र को आत्महत्या के लिए उकसाया था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से स्पष्ट होता है कि किसी छात्र को डांटना आत्महत्या के लिए उकसाने के बराबर नहीं है। कोर्ट ने कहा है कि शिक्षक के खिलाफ लगाए गए आरोपों के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता है कि उन्होंने छात्र को आत्महत्या के लिए उकसाया था। ये फैसला शिक्षकों और छात्रों के बीच संबंधों को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के एक वाणिज्यिक अदालत को फटकार लगाई है, जिसने एक मामले में मुद्दों को तय करने में 17 साल की देरी की है। कोर्ट ने कहा है कि ये देरी न्यायपालिका की विश्वसनीयता को कम करती है और न्याय के अधिकारों का उल्लंघन करती है। साथ ही जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस एम सुंदरेश की पीठ ने कहा है कि 17 साल की देरी न्यायपालिका की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाती है। कोर्ट ने कहा कि न्यायपालिका को तेजी से और समय पर न्याय प्रदान करना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि न्यायपालिका की जिम्मेदारी है वह न्याय प्रदान करे और न्याय के अधिकार की रक्षा करे। कोर्ट ने कहा कि देरी से न्यायपालिका की विश्वसनीयता कम होती है और लोगों को न्यायपालिका में विश्वास घटता है। साथ ही गुजरात के वाणिज्यिक अदालत ने एक मामले में मुद्दों को तय करने में 17 साल की देरी की है। कोर्ट ने कहा है कि ये देरी अस्वीकार्य है और न्यायपालिका की कार्यप्रणाली पर सवाल भी उठाती है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से स्पष्ट होता है कि न्यायपालिका को तेजी से और समय पर न्याय प्रदान करना चाहिए। कोर्ट ने कहा है कि देरी से न्यायपालिका की विश्वसनीयता कम होती है और न्याय के अधिकारों का उल्लंघन होता है। ये फैसला न्यायपालिका की कार्यप्रणाली में सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। गुजरात की वाणिज्यिक अदालत ने इस मामले में मुद्दे को लेकर तय करने में 17 साल की देरी की है। कोर्ट ने कहा है कि ये देरी अस्वीकार्य है और न्यायपालिका की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाती है। बता दें आपको कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से स्पष्ट होता है कि न्यायपालिका को तेजी से और समय पर न्याय प्रदान करना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि देरी से न्यायपालिका की विश्वसनीयता कम होती है। न्याय के अधिकार का उल्लंघन होता है और ये फैसला न्यायपालिका की कार्यप्रणाली में सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। अगली खबर का रुख करते हैं। पुणे की एक विशेष अदालत ने एमपी-एमएलए अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी है, जिसमें उन्होंने विनायक सावरकर और नाथूराम गोडसे के बीच पारिवारिक संबंधों का दावा किया था। राहुल गांधी ने अपनी याचिका में कहा था कि सावरकर और गोडसे के बीच पारिवारिक संबंध हैं और इसीलिए शिकायतकर्ता सत्य की सावरकर में के मात्र पक्ष के परिवार वृक्ष को रिकॉर्ड में लाना आवश्यक है। विशेष न्यायाधीश अमोल शिंदे ने अपने आदेश में कहा कि इस मामले में मात्र पक्ष के परिवार वृक्ष को रिकॉर्ड में लाने की आवश्यकता नहीं है। अदालत ने कहा कि यह मामला केवल लंदन में विनायक दामोदर सावरकर के खिलाफ राहुल गांधी के कथित अपमानजनक भाषण से संबंधित है। शिकायत सत्य की सावरकर विनायक दामोदर सावरकर के एक भाई के पोते हैं। अदालत ने कहा है कि शिकायतकर्ता को ये साबित करना होगा कि राहुल गांधी ने वास्तव में सावरकर के खिलाफ अपमानजनक बयान दिया था। अगर शिकायतकर्ता ऐसा करने में विफल रहता है तो राहुल गांधी को बरी कर दिया जाएगा। अदालत ने यह भी कहा है कि इस मामले में हिमानी अशोक सावरकर के परिवार वृक्ष का विवाद नहीं है और इसीलिए इस याचिका में कोई गुण नहीं। राहुल गांधी ने अपनी याचिका में कहा कि सत्य की सावरकर
कि मां हिमानी मूल रूप से गोडसे परिवार से हैं और इसके बावजूद शिकायतकर्ता ने जानबूझकर अपने मातृ पक्ष के परिवार वृक्ष को छुपाया और याचिका में ये भी आरोप लगाया गया कि सावरकर महात्मा गांधी की हत्या के मामले में सह अभियुक्त थे, लेकिन उन्हें उचित सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया था। याचिका में ऐतिहासिक तथ्यों का उल्लेख करते हुए कहा गया कि सावरकर और गोडसे दोनों ही हिंदू राष्ट्र के कट्टर समर्थक हैं और ऐसे में उन्होंने मुसलमानों और ईसाइयों को भारत में असंगत माना था। याचिका में ये भी कहा गया था कि सावरकर ने 1937 में अपने विचार व्यक्त किए थे, जबकि 1943 में इसे और मजबूत किया गया था, जिसमें उन्होंने दो समुदाय के बीच अलगाव और उनकी विशिष्ट पहचान पर जोर दिया था। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि तलाकशुदा पत्नी को गुजारा भत्ता देते समय उसके जीवन स्तर को ध्यान में रखना चाहिए। कोर्ट ने कहा है कि गुजारा भत्ता की राशि इतनी होनी चाहिए कि पत्नी अपने जीवन को उसी स्तर पर जीने में सक्षम हो सके जैसे वह पति के साथ रहती थी। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस MM सुंदरेश की पीठ ने कहा कि गुजारा भत्ता राशि तय करते समय पति की आय, पत्नी की ज़रूरतें और उनके जीवन स्तर को ध्यान में रखना चाहिए। कोर्ट ने कहा है कि गुजारा भत्ता का उद्देश्य पत्नी को उसके जीवन को बनाए रखने में मदद करता है। कोर्ट ने कहा है कि गुजारा भत्ता की गणना करते समय पति की आय, पत्नी की ज़रूरतें और उसके जीवन स्तर को ध्यान में रखना चाहिए। कोर्ट ने कहा है कि गुजारा भत्ता की राशि इतनी होनी चाहिए कि पत्नी अपने जीवन को उसी स्तर पर जीने में सक्षम हो सके जैसे वह अपने पति के साथ रहा करती थी। कोर्ट ने कहा है कि तलाकशुदा पत्नी के अधिकारों की रक्षा करना अदालत की जिम्मेदारी है। कोर्ट ने कहा है कि गुजारा भत्ता एक महत्वपूर्ण आधार है जो तलाकशुदा पत्नी को अपने जीवन को बनाए रखने में मदद करता है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से ये स्पष्ट होता है कि तलाकशुदा पत्नी को गुजारा भत्ता देते समय उसके जीवन स्तर को ध्यान में रखना चाहिए। कोर्ट ने कहा है कि गुजारा भत्ता की राशि इतनी होनी चाहिए कि पत्नी अपने जीवन को उसी स्तर पर जीने में सक्षम हो सके जैसे वह अपने पति के साथ रहती थी। ये फैसला तलाकशुदा पत्नियों के अधिकारों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदम है। अगली खबर का रुख करते हैं। जयपुर के पुराने विधानसभा भवन के मालिकाना हक को लेकर राजस्थान के पूर्व राज्य परिवार की ओर से दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने राजस्थान सरकार को और अन्य को नोटिस जारी करते हुए मामले की सुनवाई 8 सप्ताह के बाद कर दी है। मामले पर सुनवाई के दौरान राजस्थान सरकार ने कोर्ट को बताया है कि जब तक ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है तब तक उनकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। दरअसल राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर के पुराने विधानसभा भवन को सरकारी संपत्ति मानते हुए राजघराने के दावों को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट के इस आदेश को राज परिवार की सदस्य पत्नी देवी दिया कुमारी और पद्मनाभ सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्र और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने कहा है कि एक महत्वपूर्ण कानूनी सवाल है जिस पर विस्तृत सुनवाई होगी। राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता शिव मंगल शर्मा ने तर्क दिया है कि याचिका पर सुनवाई तब होनी चाहिए जब राज्य अपना जवाब दाखिल करे। उन्होंने कहा कि आश्वासन दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट, जी हां, सरकार सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान कोई कदम नहीं उठाएगी। इस आधार पर कोर्ट ने अंतरिम राहत देने से मना कर दिया है। वहीं शाही परिवार की ओर से वकील हरीश साल्वे ने दलील दी है कि 1949 के समझौते के तहत टाउन हॉल को केवल सरकारी कार्यों में के लिए सौंपा गया था। चूंकि विधानसभा अब दूसरी जगह शिफ्ट हो चुकी है, इसका हेरिटेज म्यूजियम या व्यावसायिक उपयोग करना समझौते का उल्लंघन है। वहीं राज्य सरकार ने कहा है कि विवाद 1949 के पूर्व संविधानकालीन समझौते से जुड़ा हुआ है, जिस पर संविधान के अनुच्छेद 363 के तहत कोर्ट का अधिकार क्षेत्र नहीं है। दरअसल 1949 में महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय और भारत सरकार के बीच हुए समझौते के तहत टाउन हॉल समेत कुछ संपत्तियां सरकारी उपयोग के लिए दी गई थी। 2022 में गहलोत सरकार ने म्यूजियम बनाने के लिए फैसले के बाद शाही परिवार के ने आपत्ति जताई। 2014 से 2022 तक कई नोटिस और शिकायतों के बावजूद कोई समाधान नहीं निकला। शाही परिवार ने
सिविल कोर्ट में मुकदमा दायर कर संपत्ति पर कब्जा रोक और मुआवजे की मांग की है। राज्य सरकार ने अनुच्छेद 363 का हवाला देते हुए मुकदमा खारिज करने की मांग की, जिसे ट्रायल कोर्ट ने ठुकरा दिया। लेकिन हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलटते हुए कहा है कि ऐसे समझौते पर दीवानी अदालतों का अधिकार क्षेत्र नहीं है। हालांकि उसने माना कि समझौते के तहत संपत्ति का उपयोग केवल सरकारी कार्यों के लिए होना चाहिए। शाही परिवार ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, ये तर्क देते हुए कि अनुच्छेद 363 की व्याख्या सीमित होनी चाहिए और ये उनके संवैधानिक अधिकारों अनुच्छेद 14, 21, 301 को भी रद्द नहीं कर सकता। खासकर 1971 के 26वें संविधान संशोधन के बाद जब शासकों की मान्यता खत्म कर उन्हें सामान्य नागरिक माना गया। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले की गहराई से जांच करेगा। क्या अनुच्छेद 363 पुराने समझौतों पर लागू होता है और क्या शाही परिवार की संपत्ति के अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। अगली खबर का रुख करते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड की एक याचिका खारिज कर दी, जिसमें कंपनी ने 2,735 करोड़ रुपए की जीएसटी जुर्माने को चुनौती दी थी। कोर्ट ने कहा है कि याचिकाकर्ता ने वैकल्पिक उपाय का उपयोग नहीं किया और सीधे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जस्टिस विवेक अग्रवाल की पीठ ने कहा है कि याचिकाकर्ता ने जीएसटी अधिकारियों के आदेश के खिलाफ अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष अपील दायर नहीं की और सीधे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने कहा है कि याचिकाकर्ता को पहले वैकल्पिक उपायों का उपयोग करना चाहिए था। पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड पर जीएसटी अधिकारियों ने 2,735 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था, जिसे कंपनी ने चुनौती दी थी। कंपनी ने आरोप लगाया था कि जीएसटी अधिकारी मनमाने तरीके से काम कर रहे हैं, उनके अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा है कि याचिकाकर्ता को पहले वैकल्पिक उपायों का ध्यान यानी कि उपयोग करना चाहिए था और अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष अपील दायर करनी चाहिए थी। कोर्ट ने कहा है कि याचिकाकर्ता की याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। साथ ही इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले से स्पष्ट होता है कि जीएसटी जुर्माने के खिलाफ याचिका दायर करने से पहले वैकल्पिक उपाय का उपयोग करना आवश्यक है। कोर्ट ने कहा है कि याचिकाकर्ता को पहले अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष अपील दायर करनी चाहिए थी। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.